हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है RSMSSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हर तरफ किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। बरसात तो देश में जैसे खत्म ही हो गई है। उसका कारण है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, बिजली की चोरी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, पानी की चोरी हो रही है। जब नहर निकलती है तो उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। विराम। जो नहर के टेल पर रहने वाले किसान हैं वे पानी से वंचित रह जाते हैं। जो जबर लोग हैं वे पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता। विराम। स्थिति यह हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है, वैसे बड़े लोग छोटे किसानों को निगल रहे हैं। विराम। पैरा। व्यवसायी लोग 2 महीने में या 1 महीने में और 10 दिन में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं, लेकिन किसानी खेती के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आयात निर्यात के दौरान अगर कृषि मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई नई खोज हुई हो, जैसे आजकल नए नए बीज आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि ऐसा कोई शोध करके इनके पास कोई नतीजा आया हो कि उसमें बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो। विराम। आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी ज़मीन में उगा रहे हैं, हमने उसमें सुना है कि भौतिक तरीके से भी उसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। हो सकता है कि ऐसा कोई नतीजा सरकार के पास आया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गेहूं और चावल की खेती बंद कर दें और तरकारी उगाएं, फल उगाएं। लेकिन मैं नहीं समझती कि तरकारी और फल 10 दिन या 1 दिन में उग जाएंगी। विराम। पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाते हैं। उसमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको बेचकर गोदाम में जाना है। विराम। खाद के लिए जाना है, फिर पानी की तरफ देखना होगा। नहरें तो खत्म हो गई हैं, फिर बिजली की तरफ देखेंगे। सब इस बात से परिचित हैं कि बिजली की हालत हमारे देश में क्या है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई। ऐसा कोई बीज मंत्री कृषि मंत्री जी के पास आया हो तो कृपया मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और मैं भी गेहूँ और चावल की खेती को बंद करके उस बीज को जहाँ कहीं वह मिलता हो, कृपया इस सदन को बताएं, ताकि हम सब लोग बाहर जाकर अपने किसान भाइयों को बताएं। पैरा। महोदय उस तरह के बीज को ले लें ताकि वह बीज जमीन में डालें और एकदम फसल उग जाए और बाजार में बिक जाए। लेकिन बावजूद इसके उसकी बिक्री के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे। आपको बाजार में ले जाने के लिए कुछ ऐसे साधन जुटाने पड़ेंगे जहां किसान अपने माल को लेकर जाए और उसको आगे ऐसे केंद्र मिले जहां उसको खरीद लिया जाए। विराम।
ऐसा नहीं करना पड़े कि उसको केंद्र में जाकर रख दिया और किसान परेशान है। मैंने खुद भी अपने गोदाम में आलू डाल दिया, लेकिन इतनी कीमत उसकी नहीं मिल रही है कि हम उसका किराया दे सकें और आलू को निकालकर अपने आप प्रयोग कर लें या बाजार में बेच दें। विराम। ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए ताकि उसकी खपत उसमें हो जाए, मगर सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर किसान की फसल की खरीद की जिम्मेदारी ले और हर किसान को ऐसा आश्वासन दे कि अगर उसकी फसल को किसी तरह से प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है या उसको कीड़ा खा जाता है तो किसान को उसको इतना प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा। पैरा। महाराष्ट्र में कपास की खेती ज़्यादा होती है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह तट क्षेत्र है। वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। मेरे कोंकण क्षेत्र में किसान बागबानी की ओर बढ़ने लगे हैं। मेरे क्षेत्र में आम और काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उन्होंने गन्ना जला दिया। महाराष्ट्र में गन्ना भी इतना ज़्यादा पैदा होता है कि यदि किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम मिल जाए तो अच्छा हो। गन्ना ज़्यादा होने के कारण वहाँ चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। गत कई वर्षों से महाराष्ट्र में यह मांग होती रही है कि चीनी निर्यात करने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। यदि राज्य को यह अधिकार मिल जाए तो किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। इसके साथ ही कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसके निर्यात की बात आती है। कुछ हद तक राज्य को यह अधिकार दिया जाता है, लेकिन आज गोदामों में कपास और चीनी का भंडारण जमा किया हुआ पड़ा है। यदि इसके लिए भी निर्यात का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है। विराम। केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है जिससे किसान लाभान्वित हो। विराम। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, कोयला खान के राष्ट्रीयकरण को 25 वर्ष बीतने के बाद उत्पादकता में कमी हो रही है और कोयले का उत्पादन खर्च बढ़ रहा है। अतः तत्काल प्रभाव से भविष्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सभी कोयला खदानों में अल्पकालिक योजना का संचालन किया जाना चाहिए। विराम। कोयला उद्योग के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विषय पर कोयला मंत्रालय से भी विचार विमर्श किया जाए और कोल कंपनियों को घाटे से बचाने और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए। विराम। पैरा। जहाँ तक राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग की स्थापना की गई है उसमें आपने असंगठित मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो हमारे लघु उद्योग हैं उनके असंगठित मजदूरों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जो आज भारी तादाद में ग्रामीण स्तरों पर और गांवों में बसते हैं।
अगर उस श्रेणी में लिया जाए तो बीड़ी श्रमिक और गैर कोयला खान श्रमिक और सिनेमा श्रमिकों के लिए भी आपने कुछ काम किया है, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, आवास हो, बच्चों की शिक्षा हो या पेयजल आपूर्ति हो। उनकी समस्याओं का समाधान नहीं के बराबर हुआ है जो लाभ उन्हें मिला है। मैं आपके दिए हुए आंकड़े देख रहा था कि 44 लाख बीड़ी श्रमिक, 50,000 सिनेमा श्रमिक और 70,000 गैर कोयला खान श्रमिक आपने इसमें शामिल किए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारी संख्या करीब 35 करोड़ है। हमने बहुत कम लोगों को असंगठित मजदूरों में शामिल किया है। आज पूरे देश में उनको चिन्हित करके ऐसे असंगठित मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की ज़रूरत है। अभी तमाम सदस्यों ने बात कही है कि विश्व के 20 देशों में 13वां स्थान भारत का है, जहां सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है, जिसमें अर्जुन सेन गुप्ता आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी है। उस पर हमें तेजी से काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली में ही फुटपाथ पर 30,000 संगठित मजदूर आज भी सोते हैं। यह ऐसी समस्या है जिससे समस्त भारतीय उद्योग, उसमें काम करने वाले लाखों मजदूर और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विराम। हाल ही में क्षेत्र की खान में जो हादसा हुआ, मंत्री जी ने उसके कारण बताए। मुझे पता है कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की राजस्थान अधीनस्थ विभाग की RSMSB की स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सबको ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की RSMSB की डिक्टेशन नियत समय पर चाहिए तो आप हमारे चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको डिक्टेशंस प्रोवाइड करवाई जा सकेंगी। धन्यवाद।